नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। आपातकाल की 50वीं बरसी पर लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस अवसर पर 1975 के आपातकाल की त्रासदी पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ और सीएम ने 28 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि देने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। लखनऊ में आपातकाल की 50वीं बरसी पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित इस समारोह में हिस्सा लिया और 1975 के आपातकाल की त्रासदी पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में उस दौर के काले अध्याय, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, को दर्शाया गया। सीएम योगी ने इस अवसर पर 28 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया, जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। कांग्रेस को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगने की भी मैं आज यहां पे मांग करता हूं। उसे माफी मांगनी चाहिए देशवासियों से, भारत के नागरिकों से, उन दलितों से, वंचितों से, गरीबों से, जिनकी आवाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लेखनी के माध्यम से संविधान के अधिकार के रूप में उन नागरिकों को प्राप्त होती है। उन गरीबों से, उन वंचितों से माफी मांगनी चाहिए, जिनकी आवाज को दबाने का काम कांग्रेस ने लगातार किया है और वे चेहरे आज बेनकाब हो रहे हैं। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी, अन्य दिनों में इनकी प्रेस वार्ताएं होती हैं, इनके ट्वीट होते हैं। आज आपातकाल के इस काले अध्याय पर, संविधान की हत्या के इस दिवस पर उनका कोई ट्वीट नहीं आया। खन्ना जी ने यहां बताया है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय जयप्रकाश जी रहे हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, राजनारायण जी रहे हों, या आरजेडी के वर्तमान में नेता श्री लालू प्रसाद यादव, लालू जी हों, ये सभी संविधान का गला घोंटने के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन का हिस्सा थे। अटल जी विपक्ष के वरिष्ठ नेता थे। सरदेय अटल जी, सरदेय लालकृष्ण आडवाणी जी, सरदेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, सरदेय राजनाथ सिंह जी, ये सभी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हों, भारतीय जनसंघ के पदाधिकारी रहे हों या जनता पार्टी के, ये सभी लोग कांग्रेस की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया था। उन्होंने कांग्रेस और उनके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भी उनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों को याद किया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया। 25 जून की तिथि जिस संविधान के निर्माण को लेकर के, जिस संविधान को लागू करने को लेकर के भारत ने अनगिनत बलिदान दिए थे, जिस लोकतंत्र को लेकर के विद्यार्थी हो या युवा, महिला हो या पुरुष, समाज के प्रत्येक तबके के व्यक्ति ने अपने आप को हर स्तर पर
बलिदान देने में, किसी प्रकार का सहयोग देने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम अपमान सहने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार करके भारत के नागरिकों के लिए दिया था, उस संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस की सरकार को कोई समय नहीं लगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति देश से बड़ा हो सकता है? जो पाप कांग्रेस ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को किया था, अपनी सत्ता बनी रहे। इस देश के क्रांतिकारी नारा देते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और कांग्रेस ने उस दिन उस संकल्प को कैसे उस संकल्प को चकनाचूर किया कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे। और यह करके कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। लखनऊ में आपातकाल की 50वीं बरसी पर आयोजित ये कार्यक्रम न केवल उस काले दौर की याद दिलाने का अवसर था, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रेरणा देने वाला भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जहां राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता पत्र MOU पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत गोरखपुर, कानपुर और कन्नौज के डेयरी प्लांट्स के साथ साथ अंबेडकर नगर की पशु आहार निर्माणशाला का संचालन होगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। ये कदम पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। लखनऊ में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने गोरखपुर, कानपुर और कन्नौज के डेयरी प्लांट के संचालन के साथ साथ अंबेडकर नगर में पशु आहार निर्माणशाला के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत अन्नदाता किसानों और पशुपालकों की आय को कई गुना बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से दुग्ध उत्पादन और पशुपालन क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। पशुपालकों के जीवन में भी और अनेक महिला स्वयंसेवी समूहों को भी आगे बढ़ने में एक बड़ी मदद मिली है। उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण है और खासतौर पर 2019 में झांसी में 5 महिलाओं ने बिलिनी मिल्क प्रोड्यूसर प्रारंभ किया था NDDB के सहयोग से। और आज वह बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है, जिसमें हजारों महिलाएं जुड़ करके स्वावलंबन का एक नया मॉडल बनी है। ऐसे ही आगरा में, गोरखपुर में, काशी में और अन्य स्थानों में मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से महिलाएं आमदनी कमाने के साथ साथ स्वावलंबन का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अनंत संभावनाएं पहले से छुपी हुई हैं, कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में, वहां पर जो कार्य होना चाहिए था, वास्तव में पिछली सरकारों की अकर्मण्यता और अन्नदाता किसान विरोधी सोच के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी।
योजना बनती थी बंदर बांट करने के लिए, योजना बनती थी ठेके पट्टे हथियाने के लिए। उसके पीछे अन्नदाता किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, पशुपालकों का हित हो सके, ये भाव ही नहीं था। और यही कारण था कि जिस राज्य में कृषि क्षेत्र सेक्टर में अनंत संभावनाएं थीं, वह राज्य धीरे धीरे करके बदहाल होता गया। इस समझौते के तहत डेयरी प्लांट्स को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे दूध का उत्पादन और प्रसंस्करण अधिक कुशल होगा। अंबेडकर नगर में पशु आहार निर्माणशाला पशुपालकों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध कराएगी। स्थानीय किसानों और पशुपालकों का कहना है कि इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। हालांकि कुछ विपक्षी नेताओं ने इसकी सफलता पर सवाल उठाए हैं। इसे लागू करने में पारदर्शिता की मांग की है। लगातार किसान आत्महत्या करने लग गया। पशुपालक अपने पशुधन से एक प्रकार से उसने वैराग्य सा धारण कर लिया था। लेकिन 2014 के बाद देश के अंदर समग्र विकास की जिस अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, आज वह जमीनी धरातल पर देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। आज हमारा अन्नदाता किसान को सहाल है। आज वो आत्महत्या नहीं करता, पलायन नहीं करता। आज उसे कृषि सेक्टर और कृषि से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर में सभी प्रकार की प्रोत्साहन भी मिलते हैं, तकनीक भी मिलती है और उसे हर प्रकार से सरकार सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देती है। या फिर कृषि विज्ञान केंद्रों में जो कृषि वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, वे पहली बार किसानों के खेत में जाकर के उन्हें प्रशिक्षण दिए हैं। कृषि संकल्प अभियान अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे ही पशुधन के सेक्टर में भी, डेयरी क्षेत्र में भी जो अनंत संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकारों ने प्रयास नहीं किया। उसी का परिणाम था कि धीरे धीरे करके यहां पे उन्नत नस्ल का हमारा पशुधन नष्ट होता गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि यूपी के पास, सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास, उन्नत नस्ल का पशुधन भी यूपी के पास हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें लुप्त प्राय होती गई। अब इस सेक्टर में पिछले 10-11 वर्षों में किए गए कार्यों का परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से जिन डेयरीज को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वे अच्छा कार्य कर रही हैं। ये समझौता उत्तर प्रदेश के पशुपालकों और किसानों के लिए नया द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी सरकार डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एमओयू न केवल उत्पादन बढ़ाएगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। लखनऊ में एनडीडीबी और यूपी डेयरी फेडरेशन के बीच हुआ ये समझौता डेयरी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने एमएसडी फार्मास्यूटिकल्स और स्माइल फाउंडेशन की साझेदारी में शुरू की गई 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और निवारक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई।
लखनऊ में MSD फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और स्माइल फाउंडेशन ने मिलकर स्माइल ऑन व्हील्स मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। डिप्टी सीएम ने 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल लखनऊ के साथ साथ वाराणसी, गोरखपुर और बहराइच में भी 2021 से संचालित हो रही है। इन 4 मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से अगले 3 सालों में 2 लाख से अधिक लोगों तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट योग्य डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, बुनियादी नैदानिक सुविधाओं और पॉइंट ऑफ केयर सेवाओं से सुसज्जित है। ये यूनिट्स मुफ्त OPD परामर्श, दवाइयां और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता प्रदान करती है। साथ ही ये कार्यक्रम सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने में भी मदद करेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पहल को स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया है। लोगों ने इस सुविधा का स्वागत किया है। लखनऊ में शुरू हुई स्माइल ऑन व्हील्स मोबाइल मेडिकल यूनिट उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने और निवारक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और विवेक कश्यप हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारियों से ले लेते हैं। विवेक, देखिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का जो खास कार्यक्रम रहा है। आज क्या क्या खास रहा, मैं चाहूंगी आप विस्तार से बताइए कि लोगों को भी इससे आगे क्या फायदा होने जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि SMD फार्मास्यूटिकल कंपनी और स्माइल फाउंडेशन के साथ मिलकर इन्होंने आज 4 मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया और साथ ही हरी झंडी दिखाई। इससे पहले 2021 में भी वाराणसी और बहराइच में भी ये कार्यक्रम चल रहा था और साथ ही ये खासकर उन लोगों के लिए है जहां पर जो लोग गरीब हैं या अपना मेडिकल नहीं करा सकते या जहां पर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, जहां पर एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकती है, वहां पर ये मोबाइल यूनिट पहुंचेंगी। और साथ ही इस मोबाइल यूनिट के साथ जो तमाम जो डॉक्टर रहेंगे वो स्पेशलिस्ट रहेंगे और साथ ही जो दवाइयां हैं वो भी मुफ्त से दी जाएंगी। ये डोर टू डोर जाएंगी और साथ ही इसका लक्ष्य भी रखा गया है कि 3 साल में 2 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिले। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अलग से भी कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही जो ये मोबाइल यूनिट है इनको नंबर भी इनका सर्कुलेट किया गया है कि जिससे कि आम जनता इन मोबाइल यूनिटों का लाभ उठा सके। अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पर गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां पर डॉक्टर खुद पैदल चल के जाएंगे, पेशेंट का इलाज करेंगे। अगर पेशेंट की इलाज नहीं हो पाता है, पेशेंट का अगर कंडीशन क्रिटिकल होती है, तो उनको उसी मोबाइल यूनिट से हॉस्पिटल तक ले जाने का काम ठीक है। विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और खबर हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। भारतीय गगन यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। वे एक्सियम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ 3 अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री भी इस मिशन का हिस्सा हैं। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं और यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। चालीस साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट पर सवार ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी। ये मिशन एक्सियम 4, नासा, इसरो और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त प्रयास है। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं और उनके साथ अमेरिका के पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री पेगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोस और हंगरी के तिबोर कपूर शामिल हैं। ये मिशन 41 साल बाद भारत का दूसरा मानव अंतरिक्ष मिशन है, जब 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम
7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के 26 जून को शाम 4:30 बजे भारतीय समय अनुसार ISS के साथ डॉक करेगा। 14 दिन के इस मिशन में शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनमें इसरो द्वारा डिजाइन किए गए 7 प्रयोग शामिल हैं। इनमें माइक्रोग्रेविटी में फसल बीजों पर अंतरिक्ष यात्रा के प्रभाव, खाद्य और पोषण से जुड़े प्रयोग और जैविक प्रक्रियाओं पर अध्ययन शामिल है। No, I think, of course, at a different level, I would say it has raised India's esteem all over the world, and space has incidentally become the torchbearer of that rise in esteem today. If an Indian youth goes abroad and introduces himself in India, suddenly his market rating goes up, which is unlike before 2014. Many of the Indian boys were even reluctant or shy of introducing themselves. So that is one aspect. The other aspect is that the outcomes and the findings of our explorations are going to be of utility not only to India but the rest of the world also. And thirdly, as far as space technology per se is concerned, India has also evolved an exclusive model of using space technology as a means of bringing ease of living, not only confining only to the launch of rockets, whether it's agriculture, whether it's health care, whether it's telemedicine, whether it's disaster management, whether it's forecasting system, whether it's mapping of the farms, the field, the Swamitva program. There are some of the globally hailed success stories. So I think India has been very exclusive in its reach. और हम सब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे हैं और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज एक नया अध्याय लिखा जाएगा। शुभ्रांशु जी को और उनके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। राकेश शर्मा के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये दूसरे भारतीय हैं जो शुभ्रांशु शुक्ला हमारे लिए बड़ी उपलब्धि लेकर के आ रहे हैं और मैं उनके मिशन को सफल होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस मिशन को लखनऊ से लाइव विवेक देखिए, शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रचा है और ISS के लिए रवाना वो हुए हैं। जब इस तरीके की खबरें आती है तो वाकई में हमें प्राउड फील होता है कि ये आज का भारत है। भारतवासी इतने ज्यादा आगे निकल चुके हैं और इतना प्राउड फीलिंग आती है कि हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम भारतवासी हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग 41 साल के बाद एक बार फिर शुभांशु शुक्ला पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं भारत के साथ लखनऊ भी गर्व महसूस कर रहा है, गर्वान्वित महसूस कर रहा है। वही आपको बता दें कि उनके स्कूल में जो CMS स्कूल में वो पढ़ाई करते थे, वहां पर कार्यक्रम भी रखा गया जहां पर उनके माता पिता भी आए और उन्होंने इस गर्वान्वित पल को उनकी आंखों में नमी थी क्योंकि उनको भी गर्व महसूस हो रहा था कि उनके बेटे का आज पूरे दुनिया में नाम हो गया और साथ ही भारत का भी नाम पूरी दुनिया में हो गया। वही आपको बता दें कि शुभांशु ने 10 मिनट बाद एक मैसेज कन्वे किया जिसमें आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे कंधों पर जो ये तिरंगा है इसका भार है मेरे ऊपर और साथ ही ये भी बताया उन्होंने कि मेरी यह यात्रा अंतरराष्ट्रीय स्टेशन ISS की शुरुआत ही नहीं बल्कि भारतीय के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस यात्रा के का हिस्सा बने और आपका सीना भी गर्व से चौड़ा। तो कहीं ना कहीं हर एक भारतीय आज का जो स्पेस सेंटर से उड़ान भरी है शुभांशु शुक्ला ने, तो हर एक भारतीय नागरिक गर्वान्वित महसूस कर रहा है और साथ ही ये गर्व का पल पूरे भारत के लिए है। जी बिल्कुल विवेक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।